हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। गाइज़, ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 12 है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी लेक्चर ये चल रहा था, टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। 11 नंबर तक हम लोग डिस्कस किए हुए थे। 12 नंबर की ये आज हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका टॉपिक है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज हम इस सेशन में 30 क्वेश्चंस ओनली डिस्कस करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस का है, जिसमें 30 क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग 5 डेज में इसको ख़त्म कर लेंगे। तो ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा, और सेकंड थिंग आप बोर होने लगेंगे। तो कम चीज़ों को और सॉलिड तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है, ये मेरा मकसद है। तो जब कम चीज़ों को सॉलिड तरीके से पढ़ेंगे, डीपली तरीके से चीज़ों को समझेंगे, तो हमारे माइंड में सेट रहेगी चीज़ें। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, आपको आंसर फटाफट खुद आपको गेस कर लेना है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि रिविज़न टाइम है, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो पीसीएस हो या आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपका। क्या है, जून में तो पीसीएस होना ही होना है। तो और भी कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, तो उन सभी में ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस जब तक आप करेंगे नहीं, क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे नहीं। क्वेश्चन आपके सामने आएंगे नहीं तो चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मेन चीज़ है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब हर तरीके की टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये आपका मेन मकसद होना चाहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लेक्चर नहीं दे रहे हैं कि ताकि लेक्चर ऑलरेडी बड़ा ना हो जाए। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बस आपको फटाफट क्या करना है, इसमें टिक करते जाना, और लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक करिए, और जो नए व्यूवर्स देखें वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपका करंट अफेयर्स का लेक्चर अब हम बंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो अब हम क्या करेंगे, मंथली प्रोवाइड करा दिया करेंगे, मंथली, बस डेली वाइज नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम इशू है थोड़ा सा, ठीक है, ये है। और ये तो टेस्ट सीरीज डेली आएगा आपका। हाँ, एक आध दिन भले मिस्टेक हो जाए, थोड़ी बहुत समय इशू हो जाए तो ना प्रोवाइड कर सके, लेकिन ये मैक्सिमम आएगा ही आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ढांसू हैं इस सीरीज़ के, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा जान ही रहे, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके कथन पर विचार करना है। सिंधु घाटी में अभी तक किसी भी मंदिर के अवशेष देखने को नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी में लोग एकेश्वरवाद को मानते थे। यहाँ पे कौन से कथन सही हैं? अच्छा ये बताइए, सिंधु घाटी में क्या एकेश्वरवाद को मानते थे? सिंधु घाटी में तो क्या कहते हैं, प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा की जाती थी। मतलब वो एकेश्वरवाद नहीं बल्कि क्या थे, बहुदेववाद थे। क्या थे? बहुदेववाद थे। लेकिन अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक किसी भी मंदिर के अवशेष देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना। इस हिसाब से यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? वैदिक, सिंधु, पाषाणकालीन, ताम्र पाषाणकालीन। तो जो सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय दिया जाता है वो सिंधु सभ्यता को दिया जाता है, हड़प्पा लोगों को दिया जाता है। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था सबसे पहले कपास का उत्पादन? सिंधु क्षेत्र में हुआ था। और सिंधु क्षेत्र में होने के कारण यूनान के लोग, सिंधु क्षेत्र में होने के कारण यूनान के लोग इसे क्या कहते थे? इसे सिंडन कहते थे। क्या कहते थे? इसे सिंडन कहते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कपास को क्या कहा जाता था उस टाइम में? तो सिंडन कहा जाता था, ठीक है, जो सिंधु शब्द से निकला। ये सिंडन किससे निकला? सिंधु शब्द से निकला है। और इस काल के लोग तिल और सरसों का भी उत्पादन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है कौन सा गलत है। इस संस्कृति के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। इस संस्कृति में प्रकृति पूजा का प्रचलन था। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। ए, बी, डी सही है, सी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि मंदिर उस समय नहीं था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन नगर में इसके विकास के लिए तीनों प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा कालीन अवस्थाएं मिलती हैं? क्या करें, किस हड़प्पा कालीन नगर में? तो राखीगढ़ी, सिंधु सभ्यता, रंगपुर, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे जो राखीगढ़ी है, यहाँ पे आपको तीनों अवस्थाएं मिलेंगी। राखीगढ़ी में क्या होगा? राखीगढ़ी में तीनों अवस्थाएं मिलती हैं, मतलब प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपको
क्लियर हो गया होगा। राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, हरियाणा में। और किस नदी के? घग्गर, घग्गर, घग्गर नदी पर ये स्थित है। और यहाँ पे इसमें राखी गढ़ी में और एक धौलावीरा, यहाँ धौलावीरा नहीं है तो धौलावीरा भी आंसर होगा। धौलावीरा और जो राखी गढ़ी है इन दोनों, और ये जो धौलावीरा ये कच्छ क्षेत्र में है। धौलावीरा कहाँ पर है? कच्छ क्षेत्र में अवस्थित है। कच्छ क्षेत्र यानी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। और राखी गढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी पर। इन दोनों नगरों में, कौन से? धौलावीरा और राखी गढ़ी, इन दोनों नगरों में प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे पुट मिलाना है। कौन सा सूची किससे मिलान करता है? तो लोथल देख लेते हैं। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। राखी गढ़ी अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, हरियाणा। और मोहनजोदड़ो सिंध। तो 1 का 4 कहाँ पर है? ये इसमें है, बी में है, सी में है। कालीबंगा बी का 1 किस में? यानी बी ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा नंबर है ये क्वेश्चन का? कट गया है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, 6 नंबर है शायद। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में बताना है, विचार करना है। इस संस्कृति का विस्तार कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहानेब तक था। इसमें कह रहा है इस संस्कृति का विस्तार कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक था। अच्छा, और क्या है? 1 मिनट। सुरकोटदा इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था। सुरकोटदा इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था। और इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही है, ये बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर गाइस तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं कि इस संस्कृति का जो विस्तार है वो ऊपर कश्मीर से लेकर के कहाँ तक था? ये कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और हड़प्पा संस्कृति का जो परिपक्व अवस्था वाले नगर थे उसमें सुतकांगेडोर और सुरकोटदा ये समुद्र तटीय नगर थे। और इसमें हड़प्पा पंजाब में ये कहा जाता है कि इस संस्कृति के 7 नगरों को ही परिपक्व अवस्था वाले नगर कहा जा सकता है। वो 7 नगर जैसे हड़प्पा पंजाब में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा पंजाब में, और मोहनजोदड़ो अर्थात प्रेतों का टीला सिंध में, यानी सिंध में है। इस तरीके से ये 7 नगरों में इनका नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हड़प्पा संस्कृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कालीबंगा और लोथल के उत्खनन से स्पष्ट साक्ष्य मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में यज्ञबलि और तथा प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न था और यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक थी। तो कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट राइट है? तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है कि यहाँ पर यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक थी। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पशु था एक सींग वाला क्या था? जानवर था। एक सींग वाला क्या था? जानवर था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद एक सींग वाले जानवर के बाद कुबड़ वाला जो सांड है उसको माना जाता था, इनको माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं कौन सा सही है, बताना। हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ। ठीक है। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता दसला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुई। तो ये भी आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर हड़प्पा संस्कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ मूलतः ताम्रपाषाणिक थी। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ मूलतः ताम्रपाषाणिक थी। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति जो थी ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण संस्कृति थी और ये मूलतः ताम्रपाषाणिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल को तांबा वाली कहा जाता है? गिलुंद, आहाड़, नेवासा या गणेश्वर? किसको कहा जाता है? तो आहाड़ जो है ताम्बवती के नाम से जानते हैं। जो आहाड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्बवती था, या अर्थात तांबा वाली था। आहाड़ के लोगों को तांबा पास में मिलने के कारण धातु कर्म की क्या थी? जानकारी थी। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको भी हमें क्या करना है? मिलाना है। दैमाबाद किससे संबंधित है? एरन किससे संबंधित है? तो ये हमको मिलाना है। तो दैमाबाद जो है ये जोरवे संस्कृति से संबंधित है। दैमाबाद जोरवे संस्कृति से संबंधित है। एरन आपका किससे संबंधित है?
एरन। अब दैमाबाद इससे हो गया, दैमाबाद इससे सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। दैमाबाद और एरन जो है, एरन मालवा से संबंधित है और रंगपुर हड़प्पा से संबंधित है और गिलुंद जो है ये ताम्र पाषाणिक से संबंधित है। ठीक है, क्या क्या है, दैमाबाद जोरवे से, एरन मालवा से, रंगपुर हड़प्पा से, गिलुंद ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के बारे में हमें बताना है। जैन धर्म के संबंध में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। जैन धर्म में पूर्व जन्म का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। ठीक है, और इसके अनुसार सभी वर्ग के लोग मोक्ष प्राप्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जैन धर्म जैन धर्म में पूर्व जन्म का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। यहाँ पे जो तीर्थंकर महावीर हैं, महावीर स्वामी हैं, 24वें नंबर के, टोटल 24 तीर्थंकर हैं, तो 24वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं महावीर, इन्हीं के अनुसार पूर्व जन्म में इन्होंने कहा कि जो पूर्व जन्म में अर्जित किया गया पुण्य है या पाप है, उसी के अनुसार ही आपका जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। और इन्हीं के अनुसार ये कहा गया, इन्होंने ही कहा कि जो शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी क्या है, मोक्ष पा सकते हैं। तो इस तरीके से सी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का त्रिरत्न माना गया है। तो बुद्ध धम्म संघ तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो बौद्ध धर्म में है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ये जो है ये किससे संबंधित है, एक मिनट, जैन धर्म का त्रिरत्न माना गया है। तो जैन धर्म का त्रिरत्न किसे माना गया है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जाता है। ये तीनों जैन धर्म के क्या है, त्रिरत्न माने जाते हैं। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में किन नगरों का संबंध भगवान महावीर स्वामी से। तो कूट मिलाना है कि कौन कौन सा इनसे संबंधित है। तो कौन कौन सा संबंधित है इनसे, तो एक तो कपिलवस्तु, एक इनका अगर देखा जाए तो कपिलवस्तु के निकट जो नेपाल का तराई इलाका है, वहाँ पे लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इन महावीर का जन्म स्थान, फिर पावापुरी को क्या मानते हैं, निर्वाण स्थान मानते हैं। पावापुरी को निर्वाण स्थान मानते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। और चंपा में महावीर ने क्या किया था, उपदेश दिया था। चंपा में महावीर ने उपदेश दिए थे। तो इस तरीके से कहाँ A1, 3rd and 4, एक मिनट, वैशाली नहीं, सॉरी 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 तो ऑप्शन में है नहीं, 2, 3, 4 ऑप्शन में है नहीं। और ये तीनों ये सभी मतलब सुमेलित हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। बाकी आपकी ये सभी आपसे मैच, मतलब इनसे मैच करते हैं। जैन धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया है। तो जो जैन धर्म है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, अर्धमागधी भी है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, जैन धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया, अर्धमागधी में लिखा गया है, अर्धमागधी में लिखा गया है। और इसमें धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा और धार्मिक ग्रंथ जो है अगर धर्म उपदेश की बात की जाए कि धर्मोपदेश किस भाषा में दिया गया था, तब आप आंसर लगाएंगे प्राकृत, लेकिन यहाँ धार्मिक ग्रंथ बोला है तो अर्धमागधी में लिखे गए थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थलबाहु दक्षिणी जैन धर्म दिगंबर से संबंधित है और भद्रबाहु मगध के जैन अर्थात श्वेतांबर से संबंधित है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये थोड़ा अपोजिट लिख दिया है। स्थलबाहु जो थे, स्थलबाहु, इसको याद करने का ट्रिक है, स्थलबाहु ये जो थे, ये स्थलबाहु, ये श्वेतांबर, देखिए सा शा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ भी शाह से स्टार्ट हुआ है, यहाँ भी शाह से स्टार्ट हुआ है। स्थलबाहु श्वेतांबर से संबंधित थे और भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु ये दिगंबर से संबंधित थे। ये किससे संबंधित थे, दिगंबर से संबंधित थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, यही उम्मीद करते हैं आपसे। ठीक है, तो ये एक्चुअली हुआ क्या था कि महावीर की जब डेथ होती है तो 200 साल के बाद मगध में 12 साल तक अकाल पड़ जाता है, जिससे जो भद्रबाहु होते हैं, यहाँ इन्हीं के नेतृत्व में बहुत से जैन लोग जो थे दक्षिण में चले जाते हैं और बचे स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह जाते हैं। तो जब अकाल समाप्त होता है तब भद्रबाहु वापस लौटते हैं। तो जो स्थानीय जैन लोग थे, उनसे इनका मतभेद हो जाता है। इसी को सुलझाने के लिए क्या होता है, पाटलिपुत्र में परिषद का आयोजन किया जाता है। लेकिन जो दक्षिणी जैनी थे, इन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण दक्षिणी जैन दिगंबर और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
17 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथों को अंतिम रूप से किस स्थान पर संकलित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? वल्लभी में। जैन धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथों को के मतलब जो धार्मिक ग्रंथ थे वो मैंने ऑलरेडी बताया प्राकृतिक भाषा में। तो यहाँ पे जो मतलब धर्म उपदेश जो दिए गए थे, धर्म उपदेश धार्मिक भाषा में दिए गए थे और धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी में दिए गए थे। तो इस तरीके से धार्मिक ग्रंथों को अंतिम रूप से जो थे वल्लभी एक महान विद्या का केंद्र था, यहीं पर ही अंतिम रूप से संकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन, जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा गलत है? जैन धर्म के लोग आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। अच्छा ठीक है, देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया, ये देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है, बिल्कुल। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो ये सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, बी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि बौद्ध की तरह जैन लोग आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे, बाद में वे महावीर और तीर्थंकरों की क्या पूजा करने लगे। ठीक है, तो जैन धर्म ने देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया है, लेकिन उनका स्थान जो है जिनसे नीचे रखा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा बुद्ध ने अपना ध्यान सांसारिक समस्याओं से हटाकर परमात्मा की खोज में लगाया। महात्मा बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांग मार्ग बताया है, तो ये तो बात सही है, ये बात सही है कि महात्मा बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांग मार्ग बताया है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपना ध्यान सांसारिक समस्याओं में लगाया, ठीक है, सांसारिक समस्याओं में लगाया, और वे क्या करते थे, व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं उलझे रहे, बल्कि उस समय आत्मा और परमात्मा के विषय पर जोर से चर्चा चल रही थी। बुद्ध कहते हैं कि संसार दुख में है, अगर संसारिक समस्याओं से दूर रहते हैं तो कैसे उन्हें पता चलता है कि संसार दुख में है, मनुष्य की इच्छाएं दुख का कारण है और इन पर विजय पाई गई तो मनुष्य का निर्वाण संभव है। ठीक है, तो यानी कि एक स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे पुनर्जन्म को मानने वाले थे, ये जो थे बौद्ध धर्म, ये पुनर्जन्म को मानने वाले थे, ये ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे, ये ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। बौद्ध धर्म जो थे पुनर्जन्म को मानते थे लेकिन आत्मा को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे, ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 21 नंबर का क्वेश्चन, भारत में लोहे का प्रयोग किस संस्कृति से संबंधित है? भारत में लोहे का प्रयोग किस संस्कृति से संबंधित है? तो किस संस्कृति से? वैदिक काल में। वैदिक काल में तो भारत में सबसे पहले लोहे का ज्ञान जो था कांसे के बाद वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसे जो है श्याम अयस के रूप में जानते थे, श्याम अयस के रूप में जानते थे। 22वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसके शासन में, सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसके उसमें, तो हिंद यवन शासकों के, हिंद यवन शासकों ने जारी किए हैं। सबसे पहले सोने के सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए, तो हिंद यवन शासकों के टाइम में जारी किए गए। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों पर जैन और बौद्ध धर्म में समानता थी? दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे, समानता बतानी है, और दोनों धर्म प्रकृति में अनिश्वरवादी थे, और दोनों धर्मों में मध्यम मार्ग को अपनाया गया। दोनों धर्म में मध्यम मार्ग को देखा गया। तो यहाँ पे बताना है कौन में समानता है, किस में समानता है, तो किस में समानता है, 1 और 2 में समानता है। मध्यम मार्ग तो बौद्ध धर्म में था, जैन धर्म में नहीं था, और दोनों धर्म अपने प्रकृति में अनिश्वरवादी थे, बिल्कुल दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे, और अहिंसा के सिद्धांत में दोनों क्या करते थे, विश्वास करते थे। तो इस तरीके से 1 और 2 हो गया, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म समाज में वर्णमूलक व्यवस्था का, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, तो नहीं कटा नहीं है, हाँ अब सही है। क्या, एक मिनट, कह रहा है कि दोनों धर्म, कहाँ गया, दोनों धर्म, एक मिनट, 24 नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म समाज में वर्णमूलक व्यवस्था का समर्थक है, बौद्ध धर्म निजी संपत्ति के उन्मूलन का समर्थक था। तो यहाँ पे बताना है कौन सा राइट है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म जो निजी संपत्ति के उन्मूलन का बताना कौन सही नहीं है। तो बौद्ध धर्म समाज में वर्णमूलक का समर्थक है, ये तो सही है, लेकिन निजी संपत्ति के उन्मूलन का समर्थक थे, ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। बौद्ध धर्म में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए साहित्य सर्जन में किस भाषा को अपनाया गया? बौद्ध धर्म में किस भाषा को अपनाया गया? तो किसको? पाली को अपनाया गया था। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध विद्या केंद्र के रूप में विख्यात हैं? तो कौन कौन से ऐसे हैं जो विख्यात हैं? तो नालंदा भी है, विक्रमशिला भी है, तक्षशिला भी है, बल्लभी भी है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या है, सही है कि ये जो क्या कहते हैं इसको, बिहार में नालंदा है, विक्रमशिला है, गुजरात में बल्लभी है, ठीक है, और सम्राट अशोक के शासनकाल में तक्षशिला महान बौद्ध विद्या केंद्र था। 27 नंबर का, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है? भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा महात्मा बुद्ध की है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गांधार शैली में बनी हुई हैं। तो बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? केवल बी है, क्योंकि भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा महात्मा बुद्ध की है, ऐसा नहीं है। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, कह रहा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो ये तो सही है कि पहली पूजित मानव प्रतिमा महात्मा बुद्ध की है, और महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गांधार शैली में बनी है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर जो देखा गया तो यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने नए ढंग की कला सृष्टि करने के लिए क्या किया, इसका मतलब प्रयास किया था। और एक मिनट गाइस, थोड़ा सा मुझे, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गांधार शैली में, ये कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे मतलब दोनों सही है, यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों सही है, क्योंकि गांधार कला की शैली है, गांधार कला शैली के नाम से विश्वविख्यात है इनकी प्रतिमाएं, तो ये प्रतिमाएं थी उनकी। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो दोनों सही है यहाँ पे, ना तो एक ना तो दो, इस टाइप से यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को उनसे संबंधित चारों स्थानों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। जन्म इनका अभी जस्ट मैंने बताया लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्ति इनको ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी, फिर से मिला दे रहे हैं, जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निर्वाण कुशीनगर में। इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में प्रसिद्ध बोध वृक्ष को काट दिया था? तो किसने काट दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने काट दिया था। ये सॉरी, जल्दबाजी में मैं गड़बड़ कर दे रही हूँ। कौन से शासक ने बोध गया में प्रसिद्ध बोधि वृक्ष को काट दिया था? शशांक ने काट दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ये गौड़ देश के थे, शशांक जो थे ये गौड़ देश के थे, और शिव भक्त थे, ये जो थे शिव भक्त थे, ठीक है, शिव भक्त थे। तो इन्होंने जो शशांक जो थे, इन्होंने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट दिया जिसके नीचे इन्हें बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को सताया था। शौर संप्रदाय के हूण राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया था। तो इन सभी के बारे में बता दिया है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय भारत के राज्य में किसे मोतियों का देश कहा जाता है? किसे मोतियों का देश कहा जाता है? तो पांड्य जो है, पांड्य राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेघस्तनीज ने किया है। किसने किया? मेघस्तनीज ने किया है, और उसने इसे मोतियों का देश कहा है। किसने कहा? मेघस्तनीज ने इसे कहा है, मेघस्तनीज ने। तो आज 30 क्वेश्चन रहने देते हैं, कल फिर इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।